નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અભિપ્રાય ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે। વડોદરા ખાતે ભારતીય રાષ્ટ્રીય યુથ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ ઉદયભાનુ ચીબજીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી, જેમાં આવનારી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને મહત્વની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। શહેરમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય યુથ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ ઉદયભાનુ ચીબજીની ઉપસ્થિતિમાં પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ, વિપક્ષ નેતા તેમજ કોંગ્રેસના અન્ય આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા। પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન આવનારી વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી અંગે કાર્યકર્તાઓ સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। સંગઠન મજબૂત બનાવવા, યુવાનોને વધુ સક્રિય રીતે જોડવા તેમજ ભાજપ સરકારની નિષ્ફળતાઓને જનતા સુધી પહોંચાડવા રણનીતિ ઘડવામાં આવી હતી। યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા આવનારી ચૂંટણીમાં મજબૂતીથી मैदाનમાં ઉતરવાની તૈયારી દર્શાવવામાં આવી હતી। ये है 12 साल ये सरकार या 12 साल ये सरकार का नेतृत्व इस चीज में लगा रहा कि किस तरह ये जो है इसमें कुछ नहीं है, इससे कुछ निकाल के हम बदले की राजनीति, हम दुश्मनी की राजनीति या हम इनसिक्योरिटी की राजनीति कर रहे हैं, डर की राजनीति कर रहे हैं। डर आप फैला नहीं रहे हो, आप डरपोक खुद हो। आप डरपोक हो, आप डरते हो। राहुल गांधी जी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश करने लगे थे या सोच रहे थे कि किसी केस से वो डर जाएं, लेकिन जब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने बोला ये केसेस मेरे ऊपर मेडल है, मैं देश के लिए, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाऊंगा, ये दबाने की कोशिश करेंगे, मैं उतनी ज्यादा शक्ति से काम करूंगा। इन केसेस को मेडल की तरह राहुल गांधी जी ने लिया। तो ये डर है नरेंद्र मोदी जी का, ये डर है बीजेपी का। जिस तरह से वो हमारे नेता, देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, देश के लोगों से बात की और लगातार कोई भी वर्ग हो उनकी आवाज जो है रख रहे हैं, जो गलती सरकार कर रही है उनको बता रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। तो बात यह है कि हम ऐसी सरकार में विश्वास कर सकते हैं जिस सरकार का फोकस ये नहीं है कि लगातार 12 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस सरकार का ये फोकस नहीं है कि महिलाओं के ऊपर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। मैं दिल्ली से आ रहा हूं, अभी भी तबीयत खराब है, पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बच्चे वहां रह रहे हैं, साइंस ये कह रही है कि 10-10, 11-11 साल उम्र कम हो रही है जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं। और ऐसी बहुत शहर हैं जिनको अगर हम देखेंगे कि दिल्ली जितना नहीं, उससे आगे पीछे का ये पोल्यूशन लेवल है। अगर इस सरकार का उसमें ध्यान नहीं और सारा ध्यान इसमें है कि दुश्मनी कैसे निकालें, बदले कैसे लें या अपनी इनसिक्योरिटी को कैसे दूर करें, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। और यही कारण है जो आज हो रहा है। दूसरी बात, ये उदाहरण है क्योंकि सारा ध्यान यहां है ये, और जो ध्यान है भी वो ध्यान कहां जा रहा है। 20 साल पहले देश के वंचितों के लिए, गरीब लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए एक स्कीम यूपीए ने लाई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लाई थी जो प्रधानमंत्री थे उस समय के। वो स्कीम का नाम मनरेगा था। जो स्कीम हमारे देश के लोगों को जो गांव में रहते हैं उनको रोजगार देने का काम करती थी, गारंटी देती थी, ग्राम पंचायत को ताकत देने का काम किया था, जो सपना था महात्मा गांधी जी का। 12 करोड़ से ज्यादा भारतीय को रोजगार मिलता है जिस स्कीम से, उस स्कीम को लगातार सिस्टमैटिकली कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और वो आज से नहीं, स्टार्टिंग से, उनके पहले टेन्योर से ही ये काम हो रहा है। और ये काम कैसे हो रहा है? ये काम इस तरह से हो रहा है कि इन्होंने बजट कम कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स नहीं देते, होल्ड पे डाल देते हैं फंड्स। स्टेट गवर्नमेंट्स को वहां पे जो बिल हैं, अगर आप पूछेंगे मनरेगा में जो काम कर रहे हैं उनको पैसा मिला, उनको सैलरी मिली, उनको काम का वेतन मिला, तो बोलेंगे नहीं साहब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी तक हमें पैसा नहीं मिला। इस तरह से आज से नहीं, पहले से लगातार सिस्टमैटिक तरीके से इनको मनरेगा स्कीम को कमजोर करने की कोशिश की। जॉब कार्ड इसमें होते थे, उसको खत्म करने की कोशिश की। पिछले 5 सालों में जो रोजगार का हक 100 दिनों का कम से कम मिलता था कांग्रेस के समय में, मिनिमम 100 दिनों का तो मिलता ही था, वो आजकल 50 से 55, 55 से तक का रह चुका है। सिस्टमैटिकली मनरेगा को कमजोर किया और अब उसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और आप राजनीति तो कर रहे हो, उसके साथ आप किसके ऊपर खिलवाड़ कर रहे हो? वो 12 करोड़ भारतीय जो रोजगार ले रहे हैं मनरेगा के कारण, उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर रहे हो। जो नहीं, प्रोग्राम करने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जो मैंने कहा कि इनको काम करना है, यहां भी गलत हो रहा है, आवाज लड़नी है, वो प्रोटोकॉल राहुल गांधी जी की तरफ से, हमारी तरफ से बिल्कुल साफ है। मैं एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट था 2011 में, जेएंडके का, और आरटीई तब वहां लागू नहीं हुआ था।
और एजुकेशन मिनिस्टर कांग्रेस के थे, मैंने उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर दिया था। तो राहुल जी ने मेरे को डांटा नहीं, उन्होंने कहा तुमने अच्छा किया। क्योंकि तब मैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था जम्मू कश्मीर के, और उनकी आवाज़ नहीं रखूंगा तो मैं उनके साथ गद्दारी कर रहा हूँ। तो इनको, ये यूथ गुजरात के यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये उनकी आवाज़ नहीं रखेंगे तो ये उनके साथ और अपने पद के साथ गद्दारी करेंगे। तो इनको करना है, प्रोटोकॉल नहीं देखना है, ये गुजरात के युवाओं की आवाज़ रखनी है। सर, गुजरात में और पूरे देश के अंदर कांग्रेस के लिए खास करके समस्या बन चुकी है कि जब भी वो प्रोटेस्ट करते हैं सबसे पहले पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। तो अब गुजरात के अंदर तो खास करके ये सारी चीज़ें देखी जाती है, पर क्या लगता है इन सारी चीज़ों से आप लोग लड़ेंगे कैसे? क्योंकि इलेक्शन टाइम है, युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, अगर युवाओं के ऊपर भी अगर केस हो जाते हैं तो किस तरीके से वो? हम ध्यान रखेंगे, इंडियन यूथ कांग्रेस ध्यान रखेगी केस का, लीगल प्रोस्पेक्टिव का। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं है। मैं कुछ दिन पहले वाराणसी गया था, हमारा प्रोटेस्ट था वोट चोरी के ऊपर, और एक दिन पहले ही हमारे जितने भी यूथ कांग्रेस के साथी थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये जो पैटर्न है, जो आप गुजरात की बात कर रहे हैं, ये मोदी जी वाराणसी में भी फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी जगह में कर रहे हैं। बड़ौदा में 7 सीट है कांग्रेस की, 17 के लिए कितनी मेहनत की जाएगी? पूरी मेहनत 17 की। सीटों में से। मुझे लग रहा है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे यात्रा निकाल रही है, अभी कोई इलेक्शन नहीं है लेकिन गुजरात के लोगों की आवाज़ रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास बढ़ेंगे आने वाले समय में। हमारे नेता यहाँ आएंगे और जो आवाज़ है, सिंपल सी बात है, गुजरात के लोगों को लगना चाहिए जो अन्याय उनके साथ हो रहा है उस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, और उसके लिए हम दिन रात एक करेंगे और हम करने को तैयार हैं। सर, गुजरात के अंदर बीजेपी है, कांग्रेस है, पर अब तो तीसरी एक पार्टी जो उभर रही है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी, किस तरीके से उससे लड़ने वाला है? उसी तरीके से सत्य के साथ, सच्चाई के साथ। आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छा, मेरे को लगता है मोदी जी से भी अच्छा इवेंट करती है, उनसे भी अच्छा उनका एक स्ट्रैटेजी है, पर वो चलता नहीं है। दिल्ली वालों ने बता दिया कितनी डेवलपमेंट उन्होंने की थी। आज मेरा गला खराब नहीं है, पोल्यूशन के कारण हो रहा है, और इसमें जितने दोषी दिल्ली वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, उतने आम आदमी पार्टी भी है। 10 साल से इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? आज पोल्यूशन की हालत इतनी बुरी दिल्ली की हो चुकी है, 10 साल से वो इंसान केजरीवाल जी पर चीफ मिनिस्टर से दिल्ली के, और आज दिल्ली का पोल्यूशन का ये हाल है। केंद्र सोया हुआ बीजेपी का मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो जागे हुए थे, और ये अपने आप को सो कॉल्ड विसल ब्लोअर कहते हैं, न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले। तो इन्होंने दिल्ली का क्या क्या हाल कर दिया, आप सब देखते ही होंगे चैनल्स में। और जो दिल्ली के साथ गद्दारी कर गया, आपके गुजरात के साथ क्या करेंगे वो आप खुद देखिए या लोग देखेंगे। इसका मतलब दोस्ती चरम सीमा पे है। वैसी दोस्ती है जिसमें गुजरात के युवाओं का भविष्य भी अंधकार में धोखने को, झेलने में, फेंकने को तैयार हो। देश के युवाओं का भी भविष्य जो है वो नशे में, ड्रग्स में चला जाए, लेकिन परम मित्र के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। तो ये सवाल लेकर आपके माध्यम से मैं यहाँ पे आया था, और मैं सभी आदरणीय मीडिया के साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर ये आप अपने चैनल्स के माध्यम से दिखाएंगे तो ये लोगों तक पहुँचेगा। और ये जो सवाल हैं ये लोग खुद पूछें, हम नहीं कह रहे ये सही है कि गलत है, लोग खुद मंथन करें कि ये शक्ति जो है सरकार की इन बदलों में, वेंडेटा में लगनी चाहिए, या जो असली मुसीबतें देश आज झेल रहा है, बेरोजगारी की, ड्रग्स की, इस पे लगनी चाहिए। आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल हो तो हम लेने को तैयार हैं। जय हिंद। अभी 1-2 महीने बाद स्थानिक स्वराज की चुनाव है, उसको लेके युवाओं के लिए आपको क्या कहना है? बड़ौदा में युवाओं को टिकट्स वगैरह दिए जाएंगे? सिर्फ वडोदरा में नहीं, मुझे लगता है गुजरात में नहीं, पूरे देश में। अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहा है, तो हम पूरे जोर से अपने यूथ कांग्रेस के साथियों को, और वो साथी जो लड़ना चाहते हैं लोकल बॉडीज, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ें और इसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि क्या है कि हम जब बोलते हैं हम एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे, एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, तो इतने युवाओं को मौका नहीं मिलता, सीट्स इतनी नहीं होती। लेकिन लोकल बॉडी एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है उन सभी युवाओं के लिए जो राजनीति करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं और देश को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे और कर रहे हैं, यहाँ लोकल बॉडीज हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोकल बॉडी में पार्टिसिपेट करें। युवाओं को टिकट मिलेगी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सीनियर्स जो है उन्हीं में कहीं ना कहीं जूथबंदी दिखती है, तो युवा कहाँ, उसमें तो युवा छूट जाते हैं। सही बात। तो मेरा सीधे से कहना है कि हमें यूथ कांग्रेस को लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए, और हमें लोकल बॉडी इलेक्शन जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लड़ाना चाहिए। मैं भी जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, मैंने काफ़ी प्रोसेस देखे हैं। हाँ, जितने युवाओं को हम
एमएलए की इलेक्शन या एमपी की इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, शायद उतना नहीं मिल पाता, लेकिन लोकल बॉडीज में तो हमें प्रमोट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा लड़ें, और मुझे लगता है लड़ेंगे। सर, किस तरीके से तालमेल बैठा के इस बार का इलेक्शन आप लोग लड़ने वाले हैं? युवाओं को भी साथ लेके चलना है और एक्सपीरियंस लीडर भी आपके पास में बहुत सारे हैं। वडोदरा के अंदर एक्सपीरियंस लीडर में सबको नाम पता है, साथ ही साथ एक पक्ष और है, दोनों पक्षों को साथ में लेके चलना है, और तीसरा पक्ष युवा पक्ष आप बता रहे हैं, तो उन तीनों को कैसे संतुलन बना के आगे लेके चलना? बहुत आराम से, बातचीत से, वार्तालाप से। लीडरशिप हमारे साथ है, देश की लीडरशिप है, और मैसेज क्लियर है कि जो गुजरात में हो रहा है, अपोजिशन का काम जो है वो कांग्रेस को करना है, भारतीय युवा कांग्रेस को करना है, और हम सड़कों में रहेंगे। टिकट्स में जो हमारा हक है वो हम ज़रूर मांगेंगे, और लोकल बॉडीज़ में खासकर मांगेंगे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और एक साथ मिलकर काम करेंगे, तभी ही हम गुजरात की आवाज़ को बुलंदी से आगे बढ़ा सकते हैं। यूथ को कैसे आगे बढ़ाना है? यूथ का एक ही काम है, यहाँ भी ये सरकार उन लोगों को दबा रही है अपने प्रेशर से, अपनी पॉलिटिकल पावर से, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से। उन लोगों की ढाल बनने का काम यूथ को है, और जो युवा इतना काम करेगा उस युवा को उतनी शक्ति मिलेगी। मैं अगर नेता हूं, मैं जम्मू में रहता हूं, और जम्मू में अगर मेरे ही वार्ड में अगर मेरे को लोग नहीं जानते तो मुझे पार्टी कितनी ताकत दे देगी? तो मुझे अपने लोगों के बीच रहकर अपने बूथ में, अपने वार्ड में या अपने गांव में लोगों की मदद करनी है, उनके बीच में रह के रहना है, ताकि वो मुझ पर भी विश्वास करें। और जो लोग जितना लोगों के बीच होंगे उतनी ज़्यादा शक्ति से हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे हर एक इलेक्शन में। राइट टू वर्क था, हमारा अधिकार था, आज वो क्या बन गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प। एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मतलब हमारा हक नहीं है, उनके ऊपर है, बाबू लोगों के ऊपर है। तो या फिर ये करप्ट सरकार बीजेपी के, इनके ऊपर है, ये कितनी हेल्प करेंगे या करेंगे कि नहीं करेंगे। 100% फंड कांग्रेस के समय मनरेगा को मिलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट जब थी कांग्रेस की, वो 100% फंड जो है सेंटर से जाता था। अब 40% बोझ इस स्कीम का जो ये बोल रहे हैं, फंड्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स में डालना चाहते हैं। कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको बेयर करेंगी, कितनी नहीं कर पाएंगी, वो हम सब जानते हैं। एंड में क्या होगा? इस स्कीम को कोलैप्स कर देंगे। और ये कौन सी स्कीम? जो मैंने पहले भी कहा, 12 करोड़ भारतीयों को रोजगार देती है। किस चीज की कमी है? जो डाटा यूनियन बैंक्स ने पार्लियामेंट को दिया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दिया है, उसमें बताया है कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में है पिछले 12 सालों से 16 लाख करोड़ से ज्यादा लोन माफ हुआ है कुछ अमीरों का। अगर 16 लाख करोड़ से ज्यादा लोन अमीरों का माफ हुआ है, अगर यही पैसा मनरेगा में लगा दे तो 20 साल चल जाता है। किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आपको बोझ डालने की या उनको बोलने की जरूरत नहीं थी। 20 साल तक हम 12 करोड़ लोगों को, 12 करोड़ भारतीयों को रोजगार दे सकते थे, अगर इन कुछ परिवारों का आप लोन माफ नहीं करते। ये आपके सगे हैं, इनकी आपको ज्यादा फिक्र है। और वो जो गरीब लोग जो गांव में रहते हैं, जिनको मनरेगा के कारण रोजगार मिलता था 100 दिन का, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इनके वोटों से बनते हो कि उनके वोटों से बनते हो? तो फिर तुम सही कह रहे हैं ना, वोट चोरी करके बनते हो। पहले जो भी काम मनरेगा के थ्रू होता था, वो डिमांड, जो लोकल डिमांड थी, उससे लिया जाता था। पंचायती राज था, पंचायत से जो वो वहां पे पास करते थे। अगर गांव में लगा कि हमें यही तालाब बनाना है तो वैसे होगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी एलोकेशन ऑफ फंड्स है वो केंद्र डिसाइड करेगा। तो केंद्र ने डिसाइड कर लिया कि यहां पे कुछ चाहिए तो वहां पे ही कुछ बनेगा। चाहे यहां पे स्टेट को इस चीज की या इस सेक्टर में डेवलपमेंट की जरूरत है, वो नहीं होगा, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलेगा। और स्टेट का भी जो 40% है वो वहां पे ही लगेगा जो केंद्र बोल रहा है मनरेगा के थ्रू। तो ये बिल्कुल एक रिमोट कंट्रोल बना दिया है। करप्शन का एक शायद नया तरीका बनने वाला है। लोग डिसाइड करेंगे। ये 12 करोड़ लोग, या जिस तरह से राजनीति हो रही है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे किस दिशा में देश जा रहा है। आज गुजरात, प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, मैं सुन रहा था, बातें कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। आज क्या पूरा ध्यान मनरेगा का नाम बदल दो या नेशनल हेराल्ड के ऊपर केस कर दो, किस तरह से केस बढ़ाना है या बदले लेने हैं, या मनरेगा का नाम चेंज करके ये प्रेशर इस गवर्नमेंट में डालो, स्टेट गवर्नमेंट में डालो, या फिर इसको पंचायतों से ताकत छीन के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बना दो, रिमोट कंट्रोल से चलाओ। इसमें होना चाहिए। या सिर्फ अगर गुजरात की बात करें, प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, कि यहाँ कितना ड्रग्स लगातार फैल रहा है, यहाँ के बेरोजगार युवा जो हैं वो ड्रग्स में जाते जा रहे हैं, ये कैसे कम हो, इस पे सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अगर सिर्फ इस प्रदेश की ही बात करूं, इनका दोस्त, परम मित्र, उसके पोर्ट से हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, बार बार पकड़ा जाता है।
रिजल्ट क्या आता है? जो लोग पकड़ते हैं, जो सीआईएसएफ वाले पकड़ते हैं, उनकी ट्रांसफर हो जाती है प्राइवेट कंपनी, वहां पे सिक्योरिटी पे लग जाती है। तो क्या ये फर्ज नहीं है? जो गुजरात के युवा हैं जो लगातार ड्रग्स में जा रहे हैं, जो माता पिता हैं गुजरात के युवाओं के, जो आप देखते होंगे कितने लाख, 2019 का कोई मेरे को स्टैट्स बता रहे थे, लाखों में थे, कितनी महिलाएं भी हैं जो ड्रग्स की शिकार हैं। तो उनके परिवार वाले क्या सोचते नहीं? हमारी स्टेट से प्रधानमंत्री है, उनका थोड़ा सा ध्यान यहां भी जाना चाहिए कि गुजरात का युवा किस तरफ जा रहा है। अगर नहीं सोच रहे तो फिर क्या मजबूरियां, कुछ मजबूरियां होंगी जो સંવાદદાતા સાથે અભિપ્રાય ન્યૂઝ વડોદરા। આવા જ વધુ સમાચારો જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।